आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस सीएससी मेंस एग्ज़ाम के बारे में। और यहाँ हमारा लेक्चर है एग्रीकल्चर ऑप्शनल। एग्रीकल्चर ऑप्शनल में पेपर 2 पे हम फोकस करेंगे, लेकिन पहले हम इस फर्स्ट पार्ट में लेक्चर के डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, सिलेबस, हाइलाइट्स, स्ट्रेटजी एंड डिस्कशन, ये पॉइंट है। यदि हम देखते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल को तो इसके सिलेबस पे भी जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट कैसा है, क्या है। ये पहला लेक्चर है जहां हम समझने की कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के कुछ छोटे और इम्पॉर्टेंट पहलुओं को। तो यहाँ पे मैं कई हिस्सों पे बात करने वाला हूँ। पहले तो मैं बताऊँगा एग्रीकल्चर ऑप्शनल। जैसे आप जानते हैं कि आईएएस एग्ज़ाम में प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है वो मेंस एग्ज़ाम का एक अभिन्न अंग है। जितने भी पेपर होते हैं, टोटल 7 पेपर होता है, और इन 7 पेपर में पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 है, ये ऑप्शनल होता है। शुरू में एसे राइटिंग का एक पेपर, उसके बाद में जनरल स्टडी के 4 पेपर, और उसके बाद में ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में आपके पास में ऑप्शन रहते हैं कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करिए। उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शन रहेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्शनल आपने एग्रीकल्चर लिया तो इसके 2 पेपर देने होंगे 250 मार्क्स के। पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों 250 होगा। तो टोटल हो गया 500 मार्क्स ऑप्शनल के। और ये टोटल मेंस एग्ज़ाम जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, तो टोटल मेरिट के लिए 2025 मार्क्स चाहिए होते हैं। उनमें इस 500 मार्क्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। इसीलिए किसी भी ऑप्शनल जो चूज किए हैं वो बड़ा सोच समझ के करना होता है। वो आपके सिलेक्शन को पूरी तरह से गवर्न करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आप एक किसी बेसिक ऑप्शनल का, किसी भी एक ऑप्शनल का क्या योगदान होता है मेंस एग्जाम में, इसको समझें। तो मोटे मोटे ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है मेंस एग्ज़ाम में। टोटल जो 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 250, पेपर 250, पेपर 2 है वो 250 का, तो ये 500 मार्क्स बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है ओवरऑल सिलेक्शन में, बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्योंकि जो GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे है वो सब के लिए कॉमन होता है। तो इवाल्वेटर को, मूल्यांकन करने वाले को, उनमें कॉपीज बहुत मिलते हैं तो वो नंबर सख्ती से देता है। ऑप्शन अभी तक देखा गया है वो एरिया होता है जो बेहतर स्कोर करके देता है कैंडिडेट को। यहाँ यदि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्यों चूज करें मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो ये पॉइंट आपको कुछ वैलिड पॉइंट देगा। रिसेंट के सालों में एग्रीकल्चर बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो अब कमरसम हो गए हैं। उनमें पार्टिसिपेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि इवाल्वेटर को एक से एक क्वालिटी कॉपीज मिलते हैं चेक करने के लिए। तो वो फिर अपनी स्टैंडर्ड हाई कर देता है, और जो भी थोड़ा सा वही कमज़ोर पड़ा आंसर उसको कम नंबर देगा। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिखने वालों की संख्या भी कम होती है, और ये यूनिक भी होता है। थोड़े से बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालता है, तो ये स्कोर अच्छा देता है। इसीलिए आज के टाइम पे इसे चूज करना बुरा नहीं है। और ख़ास करके रिसेंट ईयर में जब पेपर इजी आने लगे हैं, 6-7 ईयर हो रहे हैं, तब ये और ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट हो गया। एग्रीकल्चर को जनरली जिनका बैकग्राउंड बीएससी एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर का,
जूलॉजी बॉटनी रिलेटेड फील्ड वाले हैं, दे चूज एज ए ऑप्शनल। लेकिन यदि आप रिसेंट के दिनों को देखोगे तो जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो तो पहले वो भी नहीं लेते थे एग्रीकल्चर को या ऑप्शनल, लेकिन अब वो ले ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ रिसेंट के ईयर में जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट खास करके इंजीनियर अलग अलग स्ट्रीम से, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, सब अब एग्रीकल्चर की तरफ में मूव कर रहे हैं क्योंकि बेहतर स्कोर मिल रहा है उनको। बहुत सारे मेडिकल बी फार्मा के स्टूडेंट भी आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल से या बी फार्मा साइड से भी हैं और इंजीनियर तो अब आने ही लगे हैं। यदि आप देखते हैं कि इंजीनियर जो साइंस से पहले, साइंस से कहना चाहिए बायोलॉजी साइंस से, वो काफ़ी पहले ही दूर हो चुका होता है, वो चूज क्यों कर रहा है एग्रीकल्चर को ऑप्शनल के रूप में? तो पेपर 1 को जनरली स्टूडेंट बिलीव करते हैं कि ये ज्योग्राफी जैसा है, इसीलिए आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और पेपर 2 है वो थोड़ा सा टफ जाता है उन स्टूडेंट का, खास करके इंजीनियर का ये बिलीव होता है कि ये साइंस जैसा है और किसी भी साइंस में कॉमन बात होती है, वो एक फिक्स्ड पैटर्न में फ्लो करता है। तो यदि वो पैटर्न का तरीका पता है, क्योंकि इंजीनियर हैं वो मैथ्स के फ्लो पैटर्न को जानते हैं कि फार्मूला हिसाब से जो चीज़ें हैं वो फ्लो करती है, वो इसलिए जनरली चीज़ों को याद नहीं करते। तो साइंस का बहुत सारे चीज़ें हैं वो फ्लो का पैटर्न एक जैसा होता है, इसीलिए इंजीनियर आप चूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर को ऑप्शनल के रूप में। यदि इसकी रियलिटी देखते हैं कि पेपर 1 को इजी समझने का और पेपर 2 को कठिन समझने का, तो ये थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट एक्चुअल में मिलता है। एक्चुअल में वो डिफरेंट है। पेपर 1 इजी होता है क्वेश्चन के टर्म में, लेकिन पेपर 1 है वो स्कोरिंग अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे उसमें आप 135, 150 ले लेते हैं आउट ऑफ 250, तो मेरे हिसाब से पेपर 1 के हिसाब से वो अच्छा स्कोर नहीं है। बल्कि आपको यदि इंजीनियर हो तो पेपर 2 में भले ही 135 और 150 के बीच में रेंज रह जाए, लेकिन पेपर 1 में तो आपको कम से कम 180 या 200 तक आपको टारगेट रखना चाहिए यदि आपको इजी कह के चल रहे हैं तो इसीलिए पेपर 1 को इजी नहीं समझना चाहिए। ऑन एन एवरेज जो भी थोड़ी हल्का लेके चल रहे हैं 135 से 150 के बीच में उनको स्कोर मिल रहा है पेपर 1 में, जो कि सही नहीं है। यदि हम पॉइंट्स देखें कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल को चूज करने के क्या वैलिड फायदे होते हैं, तो पहला तो यही है कि बढ़िया स्कोर हो रहे हैं जो सिलेक्शन में मदद करता है। दूसरा है लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं जो एग्रीकल्चर को ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट करते हैं। इससे जो इवाल्वेटर है, कॉपी चेकर है, उसके पास में नंबर ऑफ आंसर सीट कम होते हैं और उसको एक से एक बेहतर से बेहतर आंसर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इसलिए वो जितने भी लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं उन्हीं में से वो बेहतर नंबर देने की कोशिश करता है। दूसरी एक बड़ी बात होती है कि इवाल्वेटर का साइकोलॉजिकल सॉफ्ट टेंडेंसी होता है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के प्रति और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के प्रति, क्योंकि एग्रीकल्चर करने वाले किसान होते हैं और किसान गांव में बसते हैं, पॉवर्टी उनमें ज़्यादा है। तो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर इवाल्वेट करता है वो एग्रीकल्चर का ज्ञाता होगा, एग्रीकल्चर का जानकार होगा। तो जो भी एग्रीकल्चर का जानकार होता है वो अपने सब्जेक्ट की तरफ में एक हल्का सा टेंड भी होता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर का जो जानकार होता है, कॉपी चेकर होगा, इवाल्वेटर होगा, एक्सपर्ट होगा, तो वो थोड़े अलग ग्राउंड में लेता है कि भाई एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के कुछ ग्रेजुएट या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाले आईएएस बनने चाहिए ताकि वो ग्राउंड लेवल को और बेहतर समझे, इसलिए थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। दूसरी बात, पेपर 1 जैसा स्टूडेंट खुद बिलीव करते हैं कि ज्योग्राफी जैसे है, तो वो अंडरस्टैंडिंग में कम से कम ज्योग्राफी जैसे तो है ही, लेकिन उनको
प्रीलिम में मेंस में ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है एक आईएएस एस्पिरेंट को, तो जो ज्योग्राफी के तरह ही एग्रीकल्चर भी है कॉमन, तो पेपर 1 इजी होता है पढ़ना, पढ़ते ही समझ में आता है क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने की आदत हो चुकी होती है। पेपर 2 साइंस एरिया है। इंजीनियर और मेडिकल ग्रेजुएट बिलीव करते हैं कि इसे पेपर 2 को हैंडल करना थोड़े से कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये साइंस है और साइंस चाहे वो इंजीनियरिंग का साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, वो दोनों का मूव करने का पैटर्न एक जैसे होता है। ज़्यादातर इंजीनियर यही कहते हैं कि इनमें इसी सिमिलरिटी की वजह से एग्रीकल्चर को ऑप्ट करते हैं। मैं उनको पूछता हूँ अक्सर कि आप पेपर 2 क्यों लेते हो, जबकि आप 10th के बाद से ही बायोलॉजी साइंस से दूर हो गए, आप मैथमेटिकल साइंस में गए। मैथमेटिक्स भी साइंस का ही पार्ट है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस 2 डिफरेंट एरिना है। हाँ, साइंस का पैटर्न ये रहता है कि चीज़ें स्टेबल होती है, जो आप एक प्रोबेबल करते हो। जैसे मैथ्स में आप फार्मूला क्लियर है, आप जानते हो, तो एकदम फिक्स रहता है कि इसके बाद क्या आने वाला है या क्या होने वाला है। बायोलॉजिकल साइंस में थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी होती है चेंज होने का, लेकिन साइंस हमेशा एक जैसे ही काम करता है, इसलिए इतनी भी ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब एवरेज 5 to 10 क्वेश्चन है, वो आईएएस के प्रीलिम में आ जाता है एवरी ईयर, तो उसका बेनिफिट है। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर आईएएस के मेंस एग्जाम का भी पार्ट है। जैसे GS1 में एज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी आप देखते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर ओरिजिनली ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो वहाँ पे भी आपको मदद मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि रिसेंट के एग्ज़ाम में ये भी देखा गया है कि एग्रीकल्चर तो हिस्ट्री का भी पार्ट बनते दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर का एक बेसिक समझ, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। और हाल के दिनों में जब फर्टिलाइज़र के ज़्यादा उपयोग से उत्पादन घट गई है, प्रोडक्टिविटी घट गई है फील्ड से, फार्म से, तो अब लोग जो है उस कन्वेंशनल हिस्ट्री वाले एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए रिसेंट में एग्रीकल्चरल हिस्ट्री का भी पार्ट बन रहा है ओरिजिनल हिस्ट्री में। तो 2 जगह मेंस में काम आ गया GS1 के। अब GF3 का तो बहुत बड़ा एक हिस्सा इवन सिलेबस में भी एग्रीकल्चर ही है, खास करके इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन है, वहाँ पे आपको बड़े पैमाने पे सिलेबस देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर का, जहाँ पे फूड मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला हिस्सा एक बड़ा सा हिस्सा बनता है। इनफ सिलेबस GF3 में आपको देखने को मिलेगा। 4 से अब देखते हैं कि यदि एक तो बैकग्राउंड आप जान गए कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना समय लगता है ये जानते हैं, तो ओवरऑल 4 से 5 महीना है तैयारी के लिए इनफ होता है एग्रीकल्चर ऑप्शनल को तैयार करने में, और 12 से 15 घंटा यदि पर वीक पढ़ रहे हैं तो इतना तो एवरेज ऑप्शनल में करना होता है। हाल में हमने ये देखा कि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं वो ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको एग्रीकल्चर आता है क्योंकि वो BSc एग्रीकल्चर हैं, MSc एग्रीकल्चर हैं, लेकिन रियल सेंस में वो मिथ्या में है। हम जब ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं वो काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल है, और आईएएस के लिए जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल होते हैं तो टाइटल या कंटेंट एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो भावनाएं हैं और सेंस है वो एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आपको राइटिंग स्किल है वो थ्योरेटिकल लिखेंगे तो शायद आपको कंटेंट या नंबर कम मिलेगा। यदि उसको प्रैक्टिकल एंगल से कि जैसे सरकार कैसे देखती है, सेक्रेटरीज जब रिपोर्ट बनाते हैं तो कैसे अप टू डेट डाटा के यूज़ करते हैं, उस एंगल से आपको देखना है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, यदि 3-4 से 5 महीना है वो इनफ होता है, और इसी दौरान में भी आप प्रॉपरली रिकॉल भी कर सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 पे डिस्कशन। एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 एक साइंस एरिया है
और इसके लिए एक बेसिक साइंस की ज्ञान होना जरूरी है, स्पेशली बायोलॉजी साइंस का। इसकी यदि अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है बायोलॉजी साइंस का तो फिर एग्रीकल्चर इजी हो जाएगा, खास करके एग्रीकल्चर का पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 है वो बायोलॉजी जैसे है। इंजीनियर के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन वो कैसे इजी कर पाएंगे वो स्ट्रेटजी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप पेपर 2 का जेनेटिक्स देखते हैं, प्लांट ब्रीडिंग देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री यूनिट देखते हैं, 3 यूनिट हो गया। चौथा है प्लांट फिजियोलॉजी, पांचवा है सीड साइंस का, फिर एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, ये पूरे साइंस है। एग्रीकल्चर खुद ही बायोलॉजी साइंस का, यदि एग्रीकल्चर को साइंस के रूप में देखते हैं तो इट इज़ ए क्लोजर टू बायोलॉजी साइंस, और एग्रीकल्चर को आर्ट के रूप में देखते हैं या रियल पार्ट देखते हैं तो ज्योग्राफी का है। और जो पेपर 1 है वो ज़्यादातर ज्योग्राफी के क्लोजर है, लेकिन जो पेपर 2 है वो बायोलॉजी के क्लोजर है। तो बायोलॉजी का एक बेसिक नॉलेज जरूरी है। इंजीनियर हैं वो इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि ये भी एक साइंस है, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, और इसीलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता इंजीनियर को भी। पेपर 2 है वो बॉटनी के समकक्ष भी है, बॉटनी के पेपर 2 के जैसे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आईएफएस की तैयारी करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, जो एलिजिबल होते हैं, उनके लिए इन दोनों को ऑप्शनल लेकर के टैकल करना आसान हो जाता है कि बॉटनी ले लीजिए और एग्रीकल्चर ले लीजिए और फिर मूव कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो फॉरेस्ट्री हुआ करता था, अब फॉरेस्ट्री के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा एग्रीकल्चर का, तो अब वो चूज कर नहीं सकते, आपको बॉटनी या एग्रीकल्चर चूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे पेपर 2 एक तरह से सिमिलरिटी होता है, दोनों का फ़ायदा होता है आईएफएस लिखने में और उसको भी क्वालिफाई करने में। सीधे हम चलते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 के यूनिट डिस्कशन में। तो टोटल 7 यूनिट होते हैं एक से। पहला है जेनेटिक्स का, दूसरा है प्लांट ब्रीडिंग का, तीसरा है सीड साइंस, चौथा है बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी, पांचवा है हॉर्टिकल्चर का, और छठवां है क्रॉप प्रोटेक्शन का। यहाँ एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी दोनों आएंगे, और सातवां है फूड मैनेजमेंट का 7 नंबर पे। ये 7 एरिया है। पेपर 1 का भी इतना ही है, 7 पार्ट मुख्य तौर पे। चले सीधा हम सिलेबस पे चलते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, केवल एक आपके माइंड में शब्दों को लाऊंगा, क्योंकि जब पहली बार आप रीड करते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन में उस शब्दावली को बार बार डिस्कशन में लाएंगे, तो कम से कम जो टाइटल है वो आपके दिमाग में सेटअप हो जाए। 3 बार 4 बार हम उसके बारे में बात करेंगे, कम से कम टाइटल के बारे में, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी सेक्शन में बताऊंगा कि टाइटल का टंग में होना कितना जरूरी है। किसी भी तरह से टाइटल आपके टंग में होनी चाहिए, और इसीलिए हम बार बार उसको कई बार सिलेबस पे गो थ्रू करेंगे। तो मैं पहले एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 में जेनेटिक्स का क्या सिलेबस है बात करता हूँ। पहले डिस्कस करेंगे हम सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर है कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट है, किन किन चीज़ों से बना है, सेल के क्या कार्य हैं, उसके अंदर में रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है यदि वो प्लांट सेल है तो, और भी कई तरह के एक्टिविटी होते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है। सेल कैसे मल्टीप्लाई करता है बाय ए सेल साइकिल, तो सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो उसका सिंथेसिस कैसे होता है, उसके रेप्लिकेशन कैसे होता है वो जानेंगे। स्ट्रक्चर की वो कैसे बना है, नाइट्रोजन के बेसिस का, उसके अतिरिक्त फास्फोरस का और शुगर का, इन चीज़ों का बना है। इसके क्या कार्य होते हैं इनहेरिटेंस में, कि माँ बाप से कोई चीज़ ट्रांसफ़र होता है बच्चे में, वो डीएनए ही होता है, तो ये पॉइंट समझेंगे। फिर लॉ ऑफ हेरिडिटी कि कैसे माँ बाप के जो ट्रेट हैं, करेक्टर हैं, जैसे माँ बाप के 2 आँख हैं तो बच्चे में भी 2 ही आँख आया, 4 आँख क्यों नहीं आया,
ये बातें जो माँ बाप के जो चीज़ आते हैं ट्रांसफ़र, उसके ट्रांसफ़र होने का पैटर्न क्या है, ये लॉ ऑफ हेरिडिटी या मेंडल्स लॉ में काउंट होता है। उसके बाद हम क्रोमोजोम को समझेंगे। क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए जीन को का कंपोजिशन है, जीन को बनाता है, डीएनए का टुकड़ा। तो वो जीन या डीएनए का टुकड़ा ट्रांसफ़र होता है माँ बाप से, तो वो निर्धारित करता है ट्रेट को कि कितने हाथ होने चाहिए, कितने आँख होने चाहिए, इस पॉइंट को। तो हम उस जीन, इतनी बारीक चीज़ है, उसे समझने के लिए जिसमें वो है यानी क्रोमोजोम, उसके स्ट्रक्चर समझते हैं कि आखिर में क्रोमोजोम के किस हिस्से में वो जीन पाया जाता है पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न करने वाला। तो इसके बारे में समझेंगे। फिर क्रोमोजोमल एबरेशन। क्रोमोजोमल एबरेशन का मतलब होता है चेंजेस, एबरेशन यानी चेंज। तो देखिए, जो क्रोमोजोम है जिसके अंदर डीएनए या जीन है, उनमें चेंज आ सकता है, ये प्रकृति है। खास करके जिस प्रक्रिया की वजह से चेंज आता है उसे म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन हुआ, जैसे म्यूटेशन क्यों होता है, एक्सरे के एक्सपोजर से, और कई तरह के केमिकल एक्सपोजर से, गैसियस एक्सपोजर से, तो चेंज आ जाएगा क्रोमोजोम में, चेंज आएगा डीएनए में। उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं इस साइंस का, कि क्रोमोजोम चेंज हो जाने के साइंस का हम फसल सुधार में कैसे उपयोग करते हैं एज ए पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसी में लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है कि दो जीन यानी दो डीएनए का टुकड़ा जो अलग अलग कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, वो यदि वो पास पास बैठे हैं क्रोमोजोम के अंदर में और ये डिसाइड कर लें कि हमको साथ साथ चलना है, इसे लिंकेज कहते हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे। और क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि दो जीन आपस में एक जगह बैठे होते हैं, और जब दो क्रोमोजोम के बीच में अपने हिस्से का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज टुकड़ों का, उस समय में एक जीन वहीं रह जाता है और दूसरा जीन दूसरे में चला जाता है, तो इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इन दोनों चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझेंगे, और फिर ये समझेंगे कि इसको फसल सुधार में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कैसे उपयोग कर सकते हैं इंसान के बेनिफिट के लिए। इसी दिशा में पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे जेनेटिक्स में, और जेनेटिक्स का उपयोग, जेनेटिक्स एक प्रिंसिपल है, इसका उपयोग हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में या प्लांट ब्रीडिंग में कैसे करते हैं, ये हिस्सा हम प्लांट ब्रीडिंग एरिया में जानेंगे। यहाँ हम साइंस के रूप में देखेंगे पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ये तीनों क्रोमोजोमल एबरेशन के ही पार्ट होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन यानी सडन हेरिटेबल चेंज इन द क्रोमोजोम और डीएनए और द जीन। जीन में चेंज हो गया तो वो जो गवर्न करता था जिस करेक्टर को, उसमें चेंज आ जाएगा। फिर हम समझेंगे रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कि म्यूटेशन का आज के टाइम पे कैसे यूज करते करते कई सारे वैरायटी डेवलप किए गए। जैसे पपाया में पूसा नन्ना नाम का एक पॉपुलर वैरायटी है, और राइस में जगन्नाथ नाम का एक पॉपुलर वैरायटी है। ये पैदा किया गया है इसी म्यूटेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जहाँ वैरायटी को एक्सरे वगैरह से एक्सपोज करके उसके क्रोमोजोम और डीएनए में या जीन में चेंज किया गया, और जो हम डिजायरेबल ट्रेट चाहते थे, गुण चाहते थे, जो हम इच्छा रखते थे कि इस तरह का फीचर इस वैरायटी में वो मिल गया। जगन्नाथ और पूसा नन्ना, पपाया में पूसा नन्ना, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का उपयोग करके डेवलप किया गया। तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर हेरिटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, जो हेरिटेबिलिटी माँ बाप से बच्चों में, ये इंसान के केस में माँ बाप से बच्चों में ट्रेट
एग्जैक्टली कितना मात्रा में आया है। प्लांट में कहें तो जो बीज है उसको पौधा करते हैं, तो जो वैरायटी का बीज है उससे एक्चुअल में फिर से पौधा बन के नया बीज में कितना आता है। तो इस अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस को मेजर करने के तरीका को हेरिटेबिलिटी कहते हैं, और ये यूजफुल होता है ये डिसाइड करने के लिए कि बच्चा एक्चुअल में माँ बाप का कितना फीचर या गुण रखता है। उसके बाद इफ्टेरिटी कॉन्सेप्ट। इफ्टेरिटी कॉन्सेप्ट खास करके हम इसे हिंदी में बद्धीकरण या नपुंसकता कहते हैं। इफ्टेरिटी को, इफ्टेरिटी यानी ना अपोजिट टू द फर्टिलिटी। इफ्टेरिटी का मतलब होता है कि वो मेल, यदि मेल की बात करें इंसान में मेल, और प्लांट के केस में जो पौधा मेल के रूप में ट्रीट किया जा रहा है क्रॉस कराते समय या उनको दोनों के पॉलिनेशन करते समय, तो यदि जो प्लांट या इंसान मेल की तरह काम कर रहा है वो इनकैपेबल है फर्टाइल करने में, वो इनकैपेबल है फर्टिलाइज करने में, बीज बनाने में, बीज तैयार करने में, तो वो स्टेरिलिटी है। और आज के टाइम में इसका ज्ञान का उपयोग जो हाइब्रिड बनाते हैं प्लांट ब्रीडर लोग, आज कितने सारे वैरायटी हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में अक्सर स्टेरिलिटी का उपयोग होता है, मेल स्टेरिलिटी का। तो इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। इसका उपयोग होता है प्लांट ब्रीडर हाइब्रिड बनाने में, मेल स्टेरिलिटी का खूब उपयोग करते हैं। फिर आएगा इनकम्पेटिबिलिटी। तो इनकम्पेटिबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई प्लांट खुद के जो पार्ट है फीमेल पार्ट उसको फर्टिलाइज करने की क्षमता खो चुका है, इसे इनकैपेबिलिटी कहेंगे। तो इसके भी अपने उपयोग हैं, इनके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप होते हैं, और उनका कैसे उपयोग होता है। फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है कि नॉर्मली इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें माँ बाप में जो क्वालिटी है, जो ट्रेट है, लक्षण है, उसके गवर्न करने वाले फैक्टर या डीएनए हैं वो बच्चों में आते हैं। तो माँ बाप के वो ट्रेट को गवर्न करने वाले डीएनए या जीन हैं वो माँ बाप के सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में होते हैं, डीएनए ही होता है। ये वो ट्रेट होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसी के बारे में मेंडल ने कहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी डीएनए होते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर में, या साइटोप्लाज्म में जो क्लोरोप्लास्ट है यदि प्लांट सेल है तो उसके अंदर में डीएनए होते हैं। और ये डीएनए भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर या करेक्टर को गवर्न करते हैं। तो ये ट्रेट किस तरह से माँ बाप से बच्चों में आएगा, हम देखें इंसान के एग्जाम्पल लेके समझेंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ माँ बाप से, क्योंकि जो जेनेटिक्स है वो सेम है प्रिंसिपल, चाहे वो एनिमल जेनेटिक्स है या प्लांट जेनेटिक्स है। गहराई में जाएंगे तब डिफरेंस करेगा। तो मोटे मोटे तौर पे हमको आसानी से समझ आता है जब हमारी बात करें, इसलिए मैं बार बार माँ बाप कह रहा हूँ। प्लांट के केस में भी आप समझ जाओगे कि हाइब्रिड बनने में दो पेरेंट, एक मेल की तरह एक फीमेल की तरह काम करता है। एक में मेल का पार्ट उपयोग होता है, दूसरे में फीमेल का पार्ट, और मेल के पार्ट से निकल के जो पॉलन ग्रेन है वो जाता है और फिर उसके ओव्यूल के अंदर में, वो ओवरी के अंदर में ओव्यूल की जगह में फर्टिलाइज करके वहाँ पे बीज का निर्माण करता है। तो इंसान के अंदर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट के अंदर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बार बार क्या कर रहे हैं, मेल और इंसान की बात कर रहे हैं। तो लगभग एक जैसा होगा। जब हम साइंस समझेंगे तो और हम क्लोजर जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्स लिंक्ड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड या सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर के बारे में ये क्या है, ये ऐसे कैरेक्टर या लक्षण हैं जो सेक्स लिंक्ड कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, और वो जीन, वो डीएनए जिस ट्रेट या लक्षण को गवर्न करते हैं उनको स्टडी करेंगे। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ऐसे कैरेक्टर जिसके जो डीएनए हैं या जीन हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के एक्स और वाई के अंदर तो नहीं होते, लेकिन जस्ट बाहर में होते हैं।
और उस कैरेक्टर को गवर्न करते हैं जो, तो ये मेल या फीमेल से डिसाइडेड होता है कि ये मेल में ही आएगा ये लक्षण और ये फीमेल में। इसी तरह से सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ये भी उसी तरह से वो काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, दूध देने की क्षमता, ये वाई पे ये एक्स पे डिपेंड रहता है। तो ये एक्स पे डिपेंड रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल फीमेल पे आएगा। तो ये सेक्स क्रोमोसोम के अंदर तो नहीं होता लेकिन उससे गवर्न होते हैं। जैसे दाढ़ी आना है वो मेल पे ही आता है। जैसे जो टकलापन है वो मेल को ही होता है, फीमेल को नहीं होता। तो इस तरह की जो डायरेक्ट सेक्स क्रोमोसोम से गवर्न नहीं होते, उसके डीएनए या जीन से गवर्न नहीं होते, लेकिन आसपास जो भी दूसरे डीएनए हैं, जीन हैं, उनसे गवर्न होते हैं। उन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं थोड़े फास्टर चलूँगा क्योंकि हम इनको बाद में भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्लांट ब्रीडिंग में आएगा हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कौन कौन से पहले किन किन लोगों ने फसल सुधार की दिशा में काम किया। फिर हम समझेंगे ब्रीडिंग में रिप्रोडक्शन के मोड कौन कौन से हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे सेल्फिंग होता है। सेल्फिंग का मतलब होता है कि एक में से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे में फ्लावर में जाता है और उसके स्टिग्मा से अंदर जाके वो ओव्यूल के अंदर जाके फर्टिलाइज करता है और बीज का निर्माण करता है। इस दौरान क्रॉसिंग टेक्निक, हाइब्रिड बनाते समय में बारीकी से जिस फ्लावर को, यदि वो परफेक्ट फ्लावर है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, तो उसके मेल पार्ट को पहले निकाला जाएगा ताकि वो खुद को फर्टिलाइज ना करे। निकालने के बाद जो दूसरे प्लांट, दूसरे वैरायटी को जिससे मेल लिया गया है, उसके पॉलन ग्रेन को यहाँ पे डालेंगे। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग कहते हैं। यह हाइब्रिड बनाते समय में काम आता है। इस टेक्निक का हम स्टडी करेंगे। फिर क्रॉप प्लांट के बारे में जानेंगे कि कोई भी क्रॉप प्लांट है, जैसे राइस है, तो राइस का ओरिजिन कहाँ हुआ है। जैसे राइस का ओरिजिन हम मानते हैं कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा और जो बर्मा यानी म्यांमार का जो बाउंड्री लाइन का एरिया है, उसी को आज का जिस हम राइस स्पीसीज जिसे खाते हैं ओराइजस सटाइवा, उसका ओरिजिन मानते हैं। तो इस ज्ञान का फायदा प्लांट ब्रीडर को होता है कि वो डिसाइड करता है जब भी उसके जैसे और प्लांट चाहिए ना, जो एक्चुअल में अस्तित्व हमें है नहीं लेकिन संभावनाएं हैं वो हो सकते हैं, स्पेशल फीचर कर रखने वाले वो वैरायटी, तो वो उसी रीजन में पाए जाएंगे। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इवोल्यूशन कि कहाँ से स्पीसीज इवॉल्वेट हुआ है, उसके पूर्वज कैसे रहे हैं। जैसे आज जो मक्का हम खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम जियामेस है। पहले एक बहुत ही वाइल्ड स्पीसीज आता था टियोसिंटे, तो आज का मक्का उस टियोसिंटे से इवॉल्व हुआ है। हमारा गेहूं भी, पहले हम जिस गेहूं को आज खाते हैं टिटिकम एस्टिवम, जिसकी रोटी खाते हैं, वो भी किसी दूसरे टाइप के वाइल्ड गेहूं टाइप से इवॉल्व हुआ है। ये हम समझेंगे। डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम जंगल के चीज़ों को उपयोग करते हैं, तो पहली बार जब उसको ह्यूमन यूज में लाते हैं तब उसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो आज जो भी, जैसे हम गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, राइस लगाते हैं, कभी न कभी ये जंगली चीज़ हुआ करता था। समय के साथ में इनको इवाल्वेट करके, इनको समझ करके ह्यूमन यूज में लाया गया, यानी डोमेस्टिकेशन हुआ है। सेंटर ऑफ ओरिजिन, कई एक्सपर्ट ने हर क्रॉप का एक स्टडी किया कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है। इसके आधार पे अलग अलग रीजन को सेंटर ऑफ ओरिजिन डिक्लेयर किया गया है। तो हम इसमें वेबिलो के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे। फिर वेबिलो ने ही एक ला दिया, लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है कि कुछ एक जैसे लगने वाले वैरायटी एक जगह में होते हैं।
तो यदि आपको उस पर्टिकुलर वैरायटी का स्पेशल फीचर चाहिए और स्पेशल फीचर रखने वाले जीन चाहिए, तो उसको खोजने के लिए आपको उसके इसी होमोलॉगस प्रिंसिपल के आधार पे उस जगह में जाना चाहिए जो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि उसी के क्लोज वेरिएशन वहाँ पे ही मिलेगा। उसके बाद जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि एक प्लांट ब्रीडर जब कोई नया फसल बनाता है, नया वैरायटी बनाता है, उस वैरायटी में नया क्वालिटी डालता है, नया फीचर या नया करेक्टर डालता है, जैसे एरोमा, सुगंध। जैसे गेहूं में अभी तक कोई ऐसा वैरायटी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा बासमती राइस टाइप का पॉपुलर हो सुगंध देने के लिए। ट्राई कर रहे हैं साइंटिस्ट अभी। तो अब यदि साइंटिस्ट को इस तरह से वैरायटी में एक नया फीचर एरोमा, सुगंध चाहिए, तो कैसे आएगा? तो उसके लिए हमारे पास में एक भंडार होना चाहिए। जितने भी गेहूं के जीन हो सकते हैं, भगवान जाने कब कौन काम आ जाए, उसे संजो के रखना चाहिए। तो सारे जीन के एक भंडार को हम जीन पूल कहेंगे और वही हमारे जेनेटिक रिसोर्स होते हैं। उनको कभी हम वैरायटी के रूप में संजोते हैं, कभी प्योर लाइन, कभी ये लाइन वो लाइन कलेक्ट करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। वही जेनेटिक रिसोर्स हैं, उन्हें कंजर्व करना जरूरी है। हर ट्रेड के गवर्न करने वाले जीन को वैरायटी के रूप में, सीड के रूप में गवर्न किया जाता है, कंजर्व किया जाता है और समय समय पे उनका उपयोग करके यूटिलाइज करते हैं। जैसे रिसेंट में क्या हो रहा है, बायो फोर्टिफिकेशन चल रहा है। बायो फोर्टिफिकेशन यानी ऐसे वैरायटी बनाना जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है। जैसे साइंटिस्टों ने देखा कि बिहार की कुछ रीजन हैं जहाँ पे एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा है और एनीमिया आयरन की कमी से होती है। वो आयरन की कमी को दूर करने के लिए आयरन की टेबलेट देते थे। ये है, हर बार खरीद के देना पड़ता था सरकार को। सरकार चाहती है कि उस एरिया के किसान एक ऐसे वैरायटी को लगाएं राइस का, जो राइस वहाँ के लोग खाते हैं, कि उस वैरायटी में ज़्यादा मात्रा में आयरन हो, तो फिर बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार का पैसा बचेगा। क्योंकि जो वैरायटी राइस का है वो तो खाना के रूप में खा ही रहे हैं, लेकिन उससे जो पोषक तत्व है वो आयरन वो ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि ये प्रॉब्लम से दूर करने के लिए जो जीन चाहिए, देखिए अब हमारे आज की वैरायटी में ज़्यादा जीन की मात्रा, ज़्यादा आयरन की मात्रा तो है नहीं। आयरन की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो ऐसा वैरायटी देखिए जिसमें एक ऐसा जीन हो जो ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसे हम, कहीं होगा फेंकाया पड़ा होगा कहीं पे, उसको हम कलेक्ट करेंगे, लेंगे, पहचानेंगे, या किसी बैंक में या जहाँ कंजर्वेशन करते हैं ऐसे वैरायटी को, कल के डेट में उसको इसलिए साइड कर दिए थे क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम था, वो कम उत्पादन देता था। लेकिन आज उसका जो दूसरा फीचर है ज़्यादा आयरन रखने वाला, वो फीचर काम का आ रहा है, तो हम लोग उससे मंगाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा ना जब वो कंजर्व होकर कहीं पे रहेगा। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है दिल्ली में, वो मेन संस्था है इस तरह के वैरायटी को या जीन को कंजर्व करने का भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के नाम से है, सॉरी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के नाम से है। इसी तरह से इन रिसोर्सेज का, इस जेनेटिक वैरायटी का किस तरह से हम प्लांट ब्रीडिंग में उपयोग कर सकते हैं, दैट वी विल नो। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, फिर फसल सुधार की बात करेंगे। फसल सुधार यानी नए नए वैरायटी डेवलप करना, ये मुख्य एग्रीकल्चर हो रखा है आज के तारीख में। यदि फसल सुधार करते हैं तो जो पहले के कन्वेंशनल टेक्निक हैं उनको ही नहीं, आज के मॉडर्न टेक्निक जैसे मॉलिक्यूल लेवल में जा कर के मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्निक का उपयोग करके फसल सुधार करना, उससे नए नए कौन से वैरायटी डेवलप करते हैं उसकी समझ बनाना। कई सारे जो सिलेक्शन टेक्निक है, सिलेक्शन टेक्निक के बारे में हम जानेंगे। प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, ये क्या होते हैं। इस सिलेक्शन की प्रक्रिया में
ये 4 टाइप के अलग अलग हैं, उनका कहाँ कहाँ पे हम उपयोग करेंगे ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कंबाइनिंग एबिलिटी, कंबाइनिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी वैरायटी में दूसरे वैरायटी के साथ जब हाइब्रिड बनाते समय क्रॉस होता है तो सबसे बढ़िया ढंग से मैक्सिमम प्लांट से क्रॉस करके बिना प्रॉब्लम के कौन ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट वैरायटी दे रहा है या हाइब्रिड दे रहा है, ऐसे फीचर को तलाशना कंबाइनिंग एबिलिटी होता है। साइंस का पार्ट है सारी चीज़ें, एक ही झटका में हम बोल रहे हैं, कुछ बातें समझ में आएगी कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम केवल गो थ्रू कर रहे हैं, फिर ये कई बार डिस्कशन में आएगा। हेट्रोसिस के बारे में जानेंगे। हेट्रोसिस का मतलब होता है कि सुपीरियोरिटी ऑफ F1 ओवर द पेरेंट। जब बेटा माँ बाप से बेहतर होता है तो उसे हेट्रोसिस कहते हैं, सुपीरियोरिटी प्लांट के भी केस में। और ये फीचर इसलिए भी चाहिए क्योंकि जब भी कोई एक साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडर नया कोई वैरायटी बना रहा है और वो हाइब्रिड टेक्निक से बना रहा है, तो ये पेरेंट यदि 10 कुंटल पर हेक्टेयर दे रहा है और ये दूसरा वैरायटी 20 कुंटल दे रहा है, इनके क्रॉस से 15 कुंटल आया 15 कुंटल आया, वो क्या काम का है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरा वैरायटी है वो 20 कुंटल दे रहा है। तो ये यदि जो हाइब्रिड बना है वो 40 कुंटल या 30 कुंटल देगा माँ बाप दोनों से ज़्यादा, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से, तो बेहतर है, और इसी सुपीरियोरिटी को F1 कहते हैं। तो हेट्रोसिस हाइब्रिड बनाने का एक मेजर की तरह काम करता है, एक क्राइटेरिया की तरह काम करता है कि जो भी हाइब्रिड बनाए उनमें हेट्रोसिस होना चाहिए, नहीं तो बेकार है। इसके अतिरिक्त हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। देखिए, कई बार हम इस पेचीदा में फंस जाते हैं कि हाइब्रिड बनाते समय में एक वैरायटी का पॉलन के निकाल के दूसरे के वैरायटी के स्टिग्मा में लाके हाइब्रिड बनाते हैं। कई बार ये क्रॉस असंभव हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो हम सीधा सीधा 2 सेल को लेते हैं और सेल के न्यूक्लियस के अंदर के डीएनए को फ्यूज कराने के बजाय उनको आपस में उनके साइटोप्लाज्म को फ्यूज कराते हैं, और उससे फ्यूज कराने के बाद में जब वो भी हाइब्रिड कहलाएगा, लेकिन अब वो सोमैटिक हाइब्रिड कहलाएगा, उससे भी आप नए वैरायटी बना सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आएगा डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करने का तरीका, इसे ब्रीडिंग ऑफ पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी कहते हैं। यहाँ देखिए, आज के समय में ये बात जरूर है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले जो हो रहे हैं यहाँ पहले से भी, वो हैं इंसेक्ट और डिजीज़। उनको कंट्रोल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, किसान करते हैं, यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, तो बड़े मात्रा में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है, खेती बाड़ी का खर्चा ऑलरेडी बढ़ जाता है क्योंकि केमिकल अब महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बेस्ट इजी और बेस्ट तरीका है, वो है रेजिस्टेंट वैरायटी पैदा करना। जो वैरायटी आप पैदा कर रहे हैं उसको ही उस खतरनाक इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस बना दीजिए, और ये काम जेनेटिकल साइंस को स्टडी करके प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडर कर सकते हैं। और सेम वैसे ही किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने का काम कर सकते हैं। जैसे रिसेंट में बीटी काटन है एक, भले ही वो एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का उपयोग करके बनाया गया, लेकिन जो बीटी काटन है वो भी एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, और वो भी किसी न किसी प्लांट ब्रीडर ने बनाया है। जेनेटिक साइंस को भी समझा और बायोटेक्नोलॉजी साइंस को भी समझा और उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे हम ब्रीडर कैसे कन्वेंशनल ढंग से यूज करके, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट का उपयोग करके डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाता है, उसके प्रोसीजर को समझेंगे। फिर आता है हाइब्रिड बनाने के एडवांस वर्जन। इंटर स्पेसिफिक, 2 स्पीसीज के बीच पे अभी तक एक नॉर्मल हाइब्रिड बनाना था, वो एक स्पीसीज जैसे ओराइजा सटाइवा है उसके अंदर के 2 वैरायटी के बीच पे क्रॉस करा के हाइब्रिड बनाया जा रहा था।
हम चाहेंगे तो दो अलग अलग वैरायटी के बीच पे क्रॉस करके भी कुछ नया बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि हम जिस राइस को खाते हैं उसका नाम ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा स्पीसीज 1। दूसरी बात यह है, एक अफ्रीका में स्पीसीज पाया जाता है, उसे ओराइजा ग्लैब्रिमा कहते हैं। इन दोनों का क्रॉस करा के हाइब्रिड बनाने की कोशिश करोगे तो इंटर स्पेसिफिक होगा। आज जिस हम गेहूं को खाते हैं ना, मस्टर्ड को सॉरी वीट को, ब्रेड वीट, वो बनाया गया है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से। अब एक और बात समझेंगे, इंटर जेनेरिक, दो जेनेरा को क्रॉस कर दिए तो क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल है, गेहूं एक अलग जेनेरा है, ट्रिटिकम एफ्टिबम, यानी ट्रिटिकम एक अलग जेनेरा है, और उसको दूसरे स्पीसीज तो छोड़ो दूसरा जेनेरा से ही क्रॉस करा दिया गया। जैसे राई से, तो राई का साइंटिफिक नेम है सिकेल सीरियल, तो उन दोनों का सिकेल सीरियल और ट्रिटिकम एफ्टिबम को क्रॉस करा दिया गया, दो अलग जेनेरा को क्रॉस कराया तो वो क्या हो गया, इंटरजेनेरिक। ऐसे अप्रोच किया गया, कई एफर्ट्स किए गए रैफिनो ब्रासिका बनाने का, हम डिस्कस करेंगे। रिसेंट में बीटी कॉटन जैसे वैरायटी डेवलप किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी फसल सुधार में कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, कौन कौन से वैरायटी बायोटेक्नोलॉजिकल टूल की मदद से बनाया गया। फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे बीटी कॉटन है या कुछ और बीटी ब्रिंजल की क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि केवल इंडिया में एक ही बीटी ब्रिंजल है, वो तो लॉन्च हुआ नहीं, केवल एक ही बीटी कॉटन है वो अप्रूव हुआ है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। और DMH 11 है मस्टर्ड का, वो अभी एक प्रोटोकॉल में है, चल रहा है प्रोसेस उसका भी। सीड साइंस एक तीसरा यूनिट है, और यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे तो सीड साइंस, अब मैं एक्चुअल में जो सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, अब मैं थोड़े फास्टर ढंग से क्या है एक्चुअल सिलेबस में वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सीड साइंस में हम सीड कैसे प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर टेक्निक जानेंगे। ये फसल में जैसे नॉर्मल कोई फसल लगा रहा है किसान और ग्रेन उपज बनाता है, उससे थोड़ा सा स्पेशल केयर होती है प्रोडक्शन में भी और उन्हें साफ सफाई करने प्रोसेसिंग में भी। फिर सीड को सर्टिफाई करना होता है, बिना सर्टिफिकेशन का बेच नहीं सकता कोई भी बीज को, क्योंकि बीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीड इज ए मदर ऑफ ग्रेन, जो किसान अनाज उगाते हैं उसकी मदर है सीड। तो सीड अच्छा है तभी तो ग्रेन अच्छा होगा, और तभी तो आप अच्छा अनाज खाएंगे। तो सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोटोकॉल, एजेंसीज होते हैं, सिस्टम है, पहले टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग मेथडोलॉजी, स्टोरेज कैसे करेंगे सीड को ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना हो, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें, और सीड में मिलावट हो जाए तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके कैसे पता करें कि जो भी सीड हैं उनमें प्योरिटी बढ़िया है, वह एक जैसे ही सीड हैं तो हम DNA लेवल में चेक करेंगे, इसे DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस टेक्निक की मदद से नया वैरायटी डेवलप होता है, उसके भी नयापन या यूनिकनेस की भी पहचान इसी से करते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में नया वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले बना दिया था, ये बस कॉपी पेस्ट करके मेरे पास लाया है और कह रहा है कि ये मैंने पैदा किया। तो इस चीज़ का भी चेक DNA फिंगरप्रिंटिंग से होता है। सीड रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट समझेंगे। सीड रजिस्ट्रेशन कहने के बजाय वैरायटी रजिस्ट्रेशन, कोई साइंटिस्ट पहली बार कोई वैरायटी बनाता है तो वो रजिस्टर करवाता है कि हाँ भाई इस वैरायटी में ये फीचर हैं और अब ये रजिस्टर करिए, वेरीफाई करिए और इसे लॉन्च करिए। फिर कौन कौन भारत में सीड प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक यानी सरकारी क्षेत्र में कौन कौन सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सब्जियों के सीड बना रहा है, कौन जो सीरियल क्रॉप हैं राइस वीट का बना रहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे ये राइट है, किसके लिए राइट है,
इंटेलेक्चुअल चीज़ के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है दिमाग की क्रिएशन, कि जो काम माइंड से होता है उसे इंटेलेक्चुअल संपत्ति कहेंगे, प्रॉपर्टी कहेंगे। और उसके कंजर्व करने के लिए आपको राइट दिया जाता है, ये एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जैसे आपने बड़ी मेहनत करके नोट्स बनाया और बाकी सब ने कॉपी कर दिया, या आपने बड़ी मेहनत से बुक लिखा क्रिएटिविटी के और सब ने उसको कॉपी कर दिया, तो दिस इज ए अगेंस्ट द कॉपीराइट। तो कॉपीराइट है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसके तहत में आपके अधिकारों की सुरक्षा होता है। तो WTO इसको लेकर के क्या कहता है, और WTO के कई सारे, क्योंकि WTO ये वर्ल्ड लेवल का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर के वस्तुओं का क्या एक्सचेंज होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी और कुछ गाइडलाइंस है उससे संबंधित। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस कभी कभी कंट्राडिक्ट होते हैं इंडियन टर्म्स में, उसके पहलू पे हम डिस्कस करेंगे, खास करके यहाँ पे बीज को लेकर के। फिर चौथा यूनिट आता है बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी का। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री का नॉलेज या केमिस्ट्री जो कि लिविंग सिस्टम में है। जैसे इंसान का शरीर है उसको आप भले हाथ कह लीजिए, लेकिन यदि मॉलिक्यूल टर्म में देखेंगे तो यह हाथ जो है, या हाथ भले ये टिश्यू का बना होगा, टिश्यू सेल का बना होगा, तो अब सवाल लास्ट में तो यही आएगा कि सेल किस चीज़ का बना है, तो किसी न किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो लिविंग सिस्टम जिस चीज़ का बना हुआ है, जिस केमिकल का, वो नेचुरल या लिविंग का केमिकल है, उसे बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारे बायोमॉलिक्यूल हैं। एंजाइम्स, और इनकी स्टडी करना बायोमॉलिक्यूल या बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। दूसरी बात, यही जो मॉलिक्यूल हैं कैसे सिंथेसाइज होते हैं और कैसे टूट करके कुछ और काम आते हैं, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में जो इंसान के शरीर के अंदर या किसी भी लिविंग, चाहे वो प्लांट या एनिमल हो, हम यहाँ पे मेजर फोकस करेंगे एनिमल प्लांट के अंदर की, क्योंकि एग्रीकल्चर प्लांट से है। प्लांट के अंदर में लिविंग सिस्टम में कौन कौन से चीज़ों का निर्माण होता है, वो कैसे होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसके बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट टूट करके एनर्जी देता है जो बाद में प्लांट द्वारा और बाकी काम में उपयोग लाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक बेसिक जो है समझ बनाएंगे प्रोसेस के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो केमिकल एलिमेंट हैं। ये किस तरह से प्लांट के कार्बोहाइड्रेट के बनाने में मदद करते हैं। प्लांट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैसे आता है। प्रोटीन नाइट्रोजन का बना है, फास्फोरस का बना है, तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस कैसे आते हैं। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे केमिकल एलिमेंट प्लांट के दृष्टिकोण से न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, और इनको प्लांट जड़ से मिट्टी में ये पाए जाते हैं और मिट्टी से ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, और पत्तियों में या जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट बनाने में, प्रोटीन बनाने में, वहाँ पे ये उपयोग करते हैं। तो इसे हम प्लांट न्यूट्रिशन कहेंगे कि एलिमेंट को कैसे यूज़ करते हैं प्लांट एज ए न्यूट्रेंट, उसे कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के पैसिव और एक्टिव तरीके क्या होते हैं। फिर ट्रांसलोकेशन, यानी रूट के अंदर न्यूट्रिएंट हैं वो इंटर तो कर गए हैं, लेकिन रूट से यदि लीफ में रिक्वायरमेंट है तो लीफ में कैसे जाएंगे। ये है जाइलम के थ्रू जाते हैं या फ्लोएम के थ्रू। मेनली वो जाइलम के थ्रू जाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस समझेंगे कि क्यों जाते हैं, कैसे ऊपर चढ़ते हैं। पत्ती तो ऊपर है, रूट तो जमीन के अंदर है। फिर हम मेटाबॉलिज्म समझेंगे कि न्यूट्रिएंट हैं वो कैसे आपस में मिल के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। फिर एक और दृष्टिकोण है सोयल वाटर प्लांट रिलेशन से, कि मिट्टी के अंदर पानी है
उसके पोर स्पेस में, और वो पानी प्लांट को चाहिए। तो वो आपस में एक तालमेल बिठाते हैं और वो पानी मिट्टी या सोइल के अंदर से निकल के रूट के अंदर जाता है, प्लांट के अंदर जाता है, और फिर वहाँ से इवापोरेट होकर के पत्तियों से वो एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर से वो पानी फिर से पानी बन के गिरता है बादल से, और फिर ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये जो पानी का मूवमेंट है सोइल से प्लांट के अंदर में और कहाँ से कहाँ जाएगा, ये प्लांट के ग्रोथ को डिसाइड करता है, इसलिए इसकी साइंस को हम समझेंगे। फिर एंजाइम और प्लांट पिगमेंट के कॉन्सेप्ट। एंजाइम कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, और इन प्रोटीन का काम होता है कि किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को तेजी से करवाना, फास्टर कैटेलाइज करना, तेजी से करवाना। जैसे फोटोसिंथेसिस की कई रिएक्शन स्लो होते हैं, तो वो स्पेशल प्रोटीन यानी एंजाइम के आने से तेजी से होते हैं। प्लांट पिगमेंट कुछ स्पेशल बायोमॉलिक्यूल होते हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। उनके होने से प्लांट को एक कलर मिलता है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है तो प्लांट हरा दिखाई देता है। इस पिगमेंट का क्या है, इस पिगमेंट की वजह से जो सूर्य की आने वाली रोशनी है उसमें एनर्जी होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर में केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होके इकट्ठा हो जाता है, और अल्टीमेटली यही एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्लांट को और प्लांट को खाने वाले हर्बीवोर्स को खाने वाले बाकी एनिमल को मिलते हैं। पूरा ये संसार के जो बसा हुआ है संसार चल रहा है इसी पिगमेंट की वजह से। ये पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं करता उस एनर्जी को, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाते, और कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता तो बाकी के जो जीव जंतु हैं जो प्लांट पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, उनका अस्तित्व नहीं रहता। तो फोटोसिंथेसिस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट मतलब अनार हम अब नहीं पढ़ रहे हैं, अनार हम आप 8-9 से पढ़ते आ रहे हो। प्रकाश संश्लेषण क्या है, यहाँ फोटोसिंथेसिस के डीपर हम अंडरस्टैंडिंग कि फोटोसिंथेसिस में पहले कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो पहले स्टेप लाइट रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन डार्क रिएक्शन, ये दोनों मिलके फोटोसिंथेसिस करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो प्रोसेस समझेंगे, और फिर हम दूसरा पहलू रेस्पिरेशन कि कार्बोहाइड्रेट टूट करके एनर्जी देता है। ये दो तरह का होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक, और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर हम समझेंगे एक और कॉन्सेप्ट C3 C4 और कैम प्लांट के कॉन्सेप्ट को। ये एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का दूसरा रिएक्शन डार्क रिएक्शन का पार्ट है। डार्क रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, C3 साइकिल के रूप में, C4 के रूप में और कैम प्लांट के रूप में। ये जो अलग अलग टाइप के डार्क रिएक्शन हैं, ये जिस प्लांट में पाए जाते हैं उनमें कुछ चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जैसे जिस प्लांट में C3 साइकिल पाया जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भूखा ही रहेगा। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पे वो और ज़्यादा ग्रोथ करता है, जैसे राइस है वो C3 है, और उनकी पानी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पानी पी के भी कम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जबकि C4 होते हैं इसके अपोजिट, जैसे गन्ना है, शुगर केन या मेज़ है, तो ये C4 होते हैं, और इनमें जो फोटोसिंथेसिस के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड जब तब्दील होते रहता है कार्बोहाइड्रेट में, वहाँ एक अलग प्रक्रिया चलती है, और उस प्रक्रिया में पानी कम और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बनता है। पानी कम लगता है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बनता है। तो ये C4 की फीचर है। इसी तरह से कैम प्लांट सबसे कम पानी यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बायोमैटर यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, फैट कैसे बनता है, इसका ब्रेक डाउन कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस एंड अ ब्रेक डाउन। फिर प्लांट का ग्रोथ कि उसके भी अलग अलग स्टेज आते हैं। पहले सीडलिंग स्टेज में रहता है,
फिर खूब सारे पत्तियों का निर्माण करता है जिसे वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं, और फिर उसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है कि भाई बीज बनेगा, फ्लावर होगा, बीज बनेगा, मैच्योर होगा। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन एक तरह का स्पेशल रिस्पॉन्स है प्लांट का। प्लांट जब फोटो के पीरियड को, लाइट के आवर्स को रिस्पॉन्ड करता है कि कोई प्लांट में ऐसा जिन्विनिटी है नेचुरल कि वो तभी फ्लावरिंग करेगी जब उसको इस पर्टिकुलर घंटे तक लाइट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है ये है गेहूँ, वीट, वो लॉन्ग डे प्लांट है, और लॉन्ग डे प्लांट एक ऐसा फोटो पीरियोडिज्म है जिसमें गेहूँ कहता है कि मैं तभी फ्लावरिंग करूँगी जब मुझे फ्लावरिंग के दौरान कम से कम 12 से 14 घंटे से ज़्यादा लाइट मिलेगा फ्लावरिंग के दौरान, तभी मैं फ्लावरिंग करूँगी, नहीं तो मैं फ्लावरिंग नहीं करूँगी। इस टाइप का एक कंपल्सन ये फोटो पीरियोडिज्म है लाइट के पीरियड को लेके। और एक और है वर्नलाइजेशन, जो कूल आवर के आधार पे चलता है कि कूल आवर होगा, ठंडा घंटे मिलेगा कि इतने घंटे के लिए ठंडा मिलेगा फ्लावरिंग के दौरान, तभी फ्लावरिंग करना है, दैट इज कॉल्ड द वर्नलाइजेशन। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस ये हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, हार्मोन्स है। जबकि यहाँ आप एब्सिसिक एसिड देखोगे, इथिलीन देखोगे, वो इनहिबिटर हैं, वो ग्रोथ को रोकते हैं। फिर भी हम उस इनहिबिटर का हमारे यूज में ले लेते हैं, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन में इसका क्या उपयोग है ये समझेंगे। फिर आता है सीड डेवलपमेंट का फिजियोलॉजी, कि सीड बनते समय में कौन कौन सा स्टेप होता है, कि पहले जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे स्टिग्मा के अंदर आता है, कैसे वहाँ ओव्यूल के अंदर में जाके किससे कौन फर्टिलाइज करता है, फिर अंततः सीड कैसे बनता है ये समझेंगे। और फिर जर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट, कि जर्मिनेशन के दौरान एक फिजियोलॉजी होता है, क्या फिजियोलॉजी होता है उस समय में, क्या आंतरिक एक्टिविटी होता है, इंटरनल एक्टिविटी, कि जब आप बीज को जमीन के अंदर रखते हैं तो सबसे पहले जब पानी पड़ता है तो उसका जो कोट है वो ऐसे फूलता है और स्वेल होके ऐसा होता है, तो वो कोट क्रैक होता है। ये पहला स्टेप है कि जब कोट के अंदर पानी घुसता है, इसे एम्बिबिशन कहते हैं। जो वो स्वेल होता है और क्रैक हो जाता है उसकी कोट। क्रैक होने के बाद एयर उसके अंदर, बीज के अंदर घुसता है, और घुसने के बाद उसके जो बीज के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उसका रेस्पिरेशन होता है और उससे एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलती है वो उसका जो एम्ब्रायो है वो बाद में रेडिकल और प्लूमुल जो रूट का हिस्सा और शूट के हिस्सा को निकालने में मदद करता है। इंजीनियर लोगों को अभी कम समझ में आएगा, देन आल्सो दे नीड नॉट टू वरी, क्योंकि हम इन पहलुओं को बारीकी से जाएंगे। एक बार जितना समझ में आ रहा है गो थ्रू करिए, नो इश्यू एट ऑल। बाकी तो जितको भी कम समझ में आ रहा है तो वरी करने की बात नहीं है। तो ये सीड जर्मिनेशन का एक इंटरनल प्रोसेस होता है। फिर बात आती है डॉर्मेंसी का। तो डॉर्मेंसी में क्या होता है, सीड जो है फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं करता, दिस इज कॉल्ड द डॉर्मेंसी। कुछ हद तक ये अच्छा भी है, कई बार ये बुरा भी होता है, इसके पहलू को समझेंगे। फिर आता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी, कि एक प्लांट को जब स्ट्रेस होता है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। ये स्ट्रेस या तनाव है पानी की कमी की वजह से हो सकता है ड्रॉट की कंडीशन में। कई बार साल्ट एक्सेस यदि मिट्टी में है तो पर भी पानी एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होता है प्लांट को, तो स्ट्रेस फील करता है और वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड द साल्ट स्ट्रेस और फिजियोलॉजिकल विल्टिंग। कई बार पानी की एक्सेस की वजह से भी वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता मिट्टी से प्लांट, और प्लांट का रूट यदि प्रॉपर रिस्पायर नहीं कर पाएगा तो कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्लांट के रूट के पास में जो माइक्रोब हैं वो प्रॉपर रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, तो वो जो प्लांट के रूट को मदद करते थे कुछ कामों में,
जैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करता था फंजाई एज ए माइकोराइजा। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्लांट असहज महसूस करेगा, तो ग्रोथ कम हो जाएगा। अब 5वां यूनिट के रूप में है हॉर्टिकल्चर। मैं और क्विक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हम फ्रूट जैसे आम, पपाया, इनके कल्टीवेशन के बारे में समझते हैं। प्लांटेशन क्रॉप जैसे कोकोनट है, केरला की तरफ बड़े पैमाने पे किसान लगाते हैं। इसके क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं। स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को पीओपी कहेंगे, स्टैंडर्ड। और जो इंटरनेशनल लेवल में इसे कहा गया है जीएपी, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है इस शब्द का, क्योंकि रिसेंट के सालों में गैप प्रीलिम में भी और मेंस एग्जाम में भी पूछा जा रहा है कि जीएपी क्या है, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, पपाया कल्टीवेशन का या किसी भी वेजिटेबल का। वेजिटेबल जैसे कॉलीफ्लावर या टोमेटो की कैसे कल्टीवेशन करते हैं, इसका स्टैंडर्ड पीओपी क्या है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। स्पाइसेस जैसे टर्मेरिक है, चिली है, इनका कैसे पीओपी होता है। फ्लावर, रिसेंट में फ्लावर सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, क्योंकि फ्लावर इमर्जिंग बिजनेस होते जा रहा है। कृषि मंत्रालय इसको प्रमोट कर रहा है कि किसान फ्लावर कल्टीवेशन करके अच्छा रिम्यूनरेशन कमाएं, पैसा कमाएं। तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस इन मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए। उसके बाद प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हुए, यानी ग्रीन हाउस बना के उन्हें बीमारी से प्रोटेक्ट करके, उन्हें बाहर के एडवर्स वेदर से प्रोटेक्ट करके उन्हें कल्टीवेट करना, और जो सीज़न का क्रॉप नहीं है उस ऑफ सीज़न में भी उसे उगा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्राइस लेना, उसे ऑफ सीज़न में बेच के, ये टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। हाईटेक हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में कई सारे एडवांस टेक्निक है। जैसे एरिया कम है और आप सब्जी उगाना चाहते हैं, तो वर्टिकल फार्मिंग, यानी घर में प्रॉपर एक वर्टिकल अलग अलग लेयर में खेती किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द हाईटेक हॉर्टिकल्चर। साइंस डेवलप किया जा रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस आसानी से सड़ जाते हैं, मोस्ट पेरिसेबल आइटम इन एग्रीकल्चर। तो उन्हें प्रोसेस करके आम यदि ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है और सेल नहीं हो रहा है, मार्केट दाम कम हो रहा है, तो उसे आप चटनी बना दीजिए आम का, या आम का अचार बना दीजिए, आम का कुछ और जूस बना दीजिए, स्लाइस बना दीजिए और प्रोसेस करके बेचना। ये वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन फ्रूट का, या जैसे टमाटर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उसे आप प्रोसेस करके रख रहे हैं, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि टमाटर 1 किलो टमाटर 25 रुपीज़ में बिक रहा है और चाहते हैं कि वो 130 में बिके, उतना ही वैल्यू का, तो उसको आप मॉडिफाई करिए, केचप बनाइए, टोमेटो केचप, और बेचिए, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर, कि कोई भी रीजन है, एरिया है, क्षेत्र है, वो फालतू ज़मीन पड़ी है, वेस्टलैंड है, इसको हम प्लांट को लगा के उस लैंड को कैसे बेहतर और बना सकें, सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से अच्छा लगे, ये लैंडस्केपिंग कहलाता है। ये एक आर्किटेक्चरल एक्टिविटी है, आर्किटेक्चरल एक्टिविटी है, ये डिज़ाइन का पार्ट है, एरिया डिज़ाइन करना। जनरली हॉर्टिकल्चरिस्ट पढ़ कितना नहीं कर रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कर रहे हैं इंडिया में, वो ठेका लेते हैं लैंडस्केपिंग का। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, कि बड़े गार्डन लगाना है या गार्डन बनी है शहरों में, वहाँ कौन से फ्लावर लगने चाहिए, कमर्शियल स्केल में फ्लावर कल्टीवेशन का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। बहुत जगह में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लगाया जा रहा है, उनसे ये इंडस्ट्री बढ़ते चला जा रहा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेडिसिनल प्लांट जैसे मूसली है, और एरोमेटिक प्लांट कई सारे, लेमन ग्रास है, तुलसी है, इनके एक्सट्रैक्ट कैसे निकालते हैं, इसकी खेती कैसे करते हैं, इसके क्या प्रॉफिट होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। रोल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, इंसान क्या खाए कि किस फ्रूट में, जैसे
हाईएस्ट विटामिन ए होता है पके हुए आम में और हाईएस्ट विटामिन होता है कैरेट में। तो सब्जी कौन सा बेहतर है किसी न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कहाँ कहाँ, जैसे आयरन चाहिए तो आपको सजन खाइए, ड्रम स्टिक। जैसे आपको विटामिन सी चाहिए तो आप गुआवा खाइए, टमाटर खाइए, सिट्रस खाइए, इस तरह से। फिर हम क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करेंगे कि हमारे जो फसल हैं उनको इंसेक्ट और पेस्ट बड़े पैमाने पर नुकसान करते हैं। दोनों को कंट्रोल करना ये क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाता है। यदि आप देखते हैं कि फील्ड क्रॉप जैसे राइस, वीट, मेज हैं या फिर कई सारे वेजिटेबल क्रॉप हैं, टमाटर है, कैबेज है, पोटैटो है, या आर्चर्ड क्रॉप है, कोकोनट है, मैंगो है, पपाया है, या फिर प्लांटेशन क्रॉप जैसे सुपारी, कोकोनट, इनमें कई तरह के डिजीज आते हैं, उनको डायग्नोस करना है, पहचान करना है। बिना पहचान के तो हम इंसानों की बीमारी भी डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। पहला होता है डायग्नोसिस, और ये फिक्स पर्सनल लेवल पे ज्ञान को समझ लीजिए कि बीमारी की पहचान बिना कोई दवाई भी नहीं खा सकते, चाहे वो प्लांट का हो उसे खिला नहीं सकते, और चाहे हम इंसानों का हो हम खा नहीं सकते। तो डायग्नोसिस करना होता है, डायग्नोसिस के तरीके कि कौन सा डिजीज है, ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ या फंजाई की वजह से, वायरस की वजह से। कौन से टेस्ट पे जाएंगे? इंसान को होता है कि मुझे यदि लग रहा है सिम्टम तो मैं पहले जाऊंगा, फीवर है तो हो सकता है मैं के टेस्ट कराऊंगा, उनमें से एक टेस्ट कराऊंगा विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। तो इस तरह से कौन सा टेस्ट और किस बीमारी के लिए, तो ये करने के बाद तय हो जाएगा कि ये बीमारी आया है, तब कहीं हम जाएंगे दूसरे हिस्सा पे, कंट्रोल पे। इसी तरह से पेस्ट, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं पर्टिकुलर क्रॉप को अटैक करने के लिए, उनके अटैकिंग सिम्टम को डायग्नोस करेंगे, उनकी प्रेजेंस देखेंगे कि कौन सा इंसेक्ट आया है। जब इंसेक्ट की पहचान करेंगे तो एक साइंस का उपयोग करते हुए उस टारगेट डैमेज करने वाले इंसेक्ट को हम मारने की कोशिश करेंगे। सबको आंख मूंद के हम इंसेक्ट मारने वाला इंसेक्टिसाइड नहीं ला सकते हैं, तो वो मरेगा भी नहीं जो नुकसान कर रहा है फसल को। उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि वो कितना सीवियर लेवल तक अटैक करते हैं। और देखिए, सारे इंसेक्ट अटैकर नहीं होते, डैमेजर नहीं होते। कौन ज़्यादा डैमेज करता है, उसका क्या एक्सटेंट तक डैमेज करता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर आता है इसी में कि उन्हें कैसे मैनेज करें। मैनेज करने का मतलब सीधा मार देना नहीं होता, उनको एक लिमिट तक उनकी संख्या कम करना जिससे वो डैमेज ना कर पाएँ, क्योंकि एक एक को मारने के चलेंगे तो आप फसल उगा कम रहे हैं और एक एक कीड़े मार रहे हैं, और समय की बर्बादी, पैसा की बर्बादी, पर्यावरण में पूरा केमिकल उड़ेल देंगे, डाल देंगे। तो दैट इज नॉट आइडिया। हमें कंट्रोल के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। क्लासिफिकेशन देखेंगे पेस्ट का और डिजीज का। बिना क्लासिफिकेशन के कंट्रोल करना मुश्किल है। जब आप डिजीज को ये क्लासीफाई करते हो कि ये वायरस डिजीज है, फंगल है या बैक्टीरिया, तो उसी आधार पे फंजीसाइड या बैक्टीरिसाइड या वायरस है उसके कंट्रोल वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड डालते हो। पेस्ट का अटैक है तो पेस्टिसाइड डालते हो, और पेस्टिसाइड में खास करके इंसेक्टिसाइड में भी किस टाइप का इंसेक्ट ने अटैक किया है, वो मरेगा या नहीं मरेगा, उसके आधार पे इंसेक्टिसाइड हम डालते हैं। तो क्लासिफिकेशन जरूरी है और उसके आधार पे। अब आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कि पेस्ट और डिजीज एक एक को कंट्रोल करना मुश्किल है। इंटीग्रेटेड अप्रोच कहता है कि लमसम ये 5 तरीके हैं, इन पांचों तरीकों को अपनाइए एक साथ। यही एक साथ है वो इंटीग्रेटेड, यानी हिंदी में समेकित कहते हैं, इंक्लूसिव ढंग से। तो कई सारे टेक्निक हो सकते हैं किसी इंसेक्ट या डिजीज को कंट्रोल करने के। उनके जो जो भी मेन टेक्निक होते हैं उनको, उस कॉम्बिनेशन को एक साथ उपयोग करना, ये इंटीग्रेटेड है। इससे
मोटे मोटे जो भी डिजीज होते हैं वो सारे कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाते हैं। और आप एक पर्टिकुलर टेक्निक पे बिलीव नहीं करते कि केवल हमें पेस्टिसाइड केमिकल डाल के हमें इंसेक्ट को या पेस्ट को कंट्रोल करना है, बल्कि यदि कुछ साम दाम दंड भेद और भी तरीके हैं उनको भी हल्का फुल्का अपना सकते हैं उन्हें कम करने के लिए, तो करिए। दैट अप्रोच इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड वे। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही टेक्निक सरकार सुझा रही है किसानों को कि आप केवल केमिकल के भरोसे मत रहिए। जो जो तरीका से आप कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट को, दो चार को हाथ से पकड़ के मार सकते हैं तो मारिए, ठीक है। फिर आता है स्टोरेज पेस्ट। स्टोरेज पेस्ट, जब आप बड़ी मेहनत से फसल उगाया और अनाज को स्टोर करके ले आए, स्टोर करके लाते हैं, वहाँ पे भी अटैक कर देते हैं कई तरह के पेस्ट, जैसे राइस की सुंडी है। इन्हें कंट्रोल करने के तरीका, अब यहाँ पे डायरेक्टली पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते क्योंकि आप उसे खाने वाले हो। यहाँ गैसियस पेस्टिसाइड यूजफुल होता है, उन पहलुओं को समझेंगे। फिर आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। बायोलॉजिकल कंट्रोल है बायोलॉजी साइंस को हम अंडरस्टैंड करके बिना केमिकल का उपयोग करके हम पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई भी इंसेक्ट है, वो भी एक एनिमल है, नेचुरली उसको भी कोई बीमारी होता होगा। किससे बीमारी होता होगा? तो ये नेचुरल हम जानते हैं कि बीमारी करने वाले जो ये फैक्टर होते हैं वो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा या फंजाई होगा। तो क्यों ना उस इंसेक्ट जो हमारी फसल को नुकसान कर रहा है उसके बीमारी करने वाले वायरस या फंजाई या बैक्टीरिया को हम पालें, उसको रखें, और जब वो इंसेक्ट हमारी फसल को नुकसान करने के लिए आए तो हम उसके ऊपर में उस बैक्टीरिया वायरस को छिड़कें और उन्हें खुद ही बीमार कर दें। इंसेक्ट को खुद बीमारी से मर जाएगा। और चूंकि जो वायरस उसमें बीमारी करता है, उसको मारता है, वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, देन वी कैन डू इट। तो ऐसे में केमिकल की बचत, और वो उसमें बीमारी कर देगा और मार देगा, और बीमारी एक बार हुआ तो वो सबको और ख़त्म कर देगा। सो दिस विल बी द वेरी नेचुरल वे। कई बार हमारे इंसेक्ट के जो इंसेक्ट है जो नुकसान करे हमारी फसल को, उसके नेचर ने बनाया है खुद का उसको शत्रु, इनेमी। उस नेचुरल इनेमी को हम हमारा दोस्त की तरह समझें और हम उसे पालें। वो प्रीडेटर हो सकता है जो उसके ऊपर में अटैक करता है, वो उसके ऊपर में पैरासिटिक एनिमल हो सकता है, पैरासाइट के रूप में रहता है। हम उसे पहचानते हैं, साइंटिस्टों ने पहचाना है, एंटोमोलॉजिस्ट लोगों ने, और उसको पहचान के जब वो इंसेक्ट आएगा तो हम छोड़ देंगे, वो उसको जा कर के खा जाएगा, वो प्रेडेटर। तो ऐसे बायोलॉजिकल साइंस का उपयोग करके हम पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये तरीका, जैसे देखिए कोई जैसे बीमारी है वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है वो बीमारी, तो हम जानते हैं कि कुछ वायरस बैक्टीरियोफेज भी होते हैं, तो हम बैक्टीरियोफेज वायरस का उपयोग करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तरीका यहाँ पे काम आता है। फिर हम जानेंगे एपिडेमियोलॉजी एंड फोरकास्टिंग ऑफ मेजर क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा साइंस जो प्लांट में डिजीज डेवलपमेंट की बात करता है, ना प्लांट में इन जनरल। तो यहाँ पे हम एपिडेमियोलॉजी यानी डिजीज कैसे डेवलप होता है उसके साइंस को समझेंगे। तो एक स्टेप को यदि हम रोक देंगे तो बीमारी डेवलप नहीं होगा प्लांट में। फिर हम कहेंगे फोरकास्टिंग कि बीमारी जो है कितना सीवियर लेवल में आया है और किस टाइप का बीमारी है, ये पैमाना जानेंगे तो उसे कंट्रोल करना आसान होगा और हमारे फसलों को बचाना आसान होगा। प्लांट क्वारंटाइन मेजरमेंट, देखिए पहले भले ही आप क्वारंटाइन का मतलब समझें या ना समझें, लेकिन अब क्वारंटाइन समझ गए हैं। क्वारंटाइन आइसोलेट करते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से क्वारंटाइन शब्द सबके जहन में समझ में आ गया कि किसी भी व्यक्ति को कुछ दिन अलग कर देते हैं ताकि उसमें यदि कोई बीमारी लगा हो वो दूसरे तक डिस्पर्स ना हो। इससे क्वारंटाइन कहते हैं इस प्रोसीजर को, आइसोलेट करने के तरीका को। तो देखिए जब हम
किसी दूसरे देश से कोई ऐसा मटेरियल ला रहे हैं हमारे देश में जिससे हम उपयोग करके नया प्लांट बनाएंगे, जैसे कोई वैरायटी है उसका बीज हो, तो उस वैरायटी या प्लांट को हम, हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा प्रोविज़न है कि एयरपोर्ट में और सी पोर्ट में इंस्पेक्टर लगे हैं, चेक करने लगे हैं वाले लगे हैं, वो एक्चुअल में उनको चेक करते हैं उस वैरायटी को। वो देखते हैं कि इसमें ये खतरनाक आने वाला डिजीज जो इस पर्टिकुलर वैरायटी या क्रॉप में आता है, ये कहीं ट्रांसमिट होके आ तो नहीं रहा है और कहीं हमारे कंट्री में बूम बूम तो नहीं कर देगा इस बीमारी को फैला के। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है उसे अलग करने का, ताकि वो बीमारी ना कर सके नए जगह में, ये प्लांट क्वारंटाइन मेजर होता है। ये एक तरह से कानून है। इस कानून के दायरे में आपको आइसोलेट होना पड़ता है, आपको बीज को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। फिर आता है पेस्टिसाइड, कि हम इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल का उपयोग करते हैं। इन केमिकल का क्या फार्मूलेशन है, क्या इसे हम लिक्विड बनाते हैं, क्या ये पानी की तरह होता है, किस फार्म में फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं, और जब अप्लाई किए जाते हैं तो वो कैसा एक्शन करता है, क्या पूरे बॉडी को वो मार देगा इंसेक्ट के ऊपर पड़ने पर, या इंसेक्ट के किसी हिस्से को वो मारेगा, ये पहलू हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक यूनिट आएगा फूड साइंस का। तो जो फूड साइंस का यूनिट है ये नेचुरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट समझता है कि वो इस एरिया को नहीं पढ़ा है बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान पे, तो पता नहीं ये क्या होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट आईएएस की तैयारी करता है, वो चाहे वो प्रीलिम के हिस्से के रूप में या फिर GF3 के पार्ट के रूप में, क्योंकि ये GF3 के पार्ट के रूप में कॉमन है, ये मैच करता है। तो वहाँ पे जो आप पढ़ते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही है, लेकिन यहाँ थोड़े से डाटा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे डाटा की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत पुराने मिलेंगे। रिसेंट में इस तरह के डाटा में बहुत कम लोग एनालिसिस करके बैठे हैं, तो डाटा मिलेगा नहीं। अब आप डाटा खुद थोड़ी बनाओगे। जैसे ट्रेंड कि भारत में इतने सालों में लोग फूड को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले कितना था अब कितना है, तो ये डाटा आसानी से मिल जाएगा कि 1950s के दौरान पे टोटल फूड ग्रेन ही कहें, फूड में तो मिल्क भी आएगा, फूड ग्रेन भी आएगा, लेकिन यदि हम फूड ग्रेन को ही खाली देखें तो उस समय में 54 मिलियन टन के आसपास होता था। ये 1950s की बता रहा हूँ। और आज के टाइम में आप देखते हो सीधा 340 मिलियन टन छू रहा है प्रोडक्शन। तो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि किया। ये तो हम जानते हैं कि 1956 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसी दौरान से ही कई गुना ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ गया था। तो इसका ट्रेंड तो समझ में आता है। कंजप्शन कि लोग जो है खा रहे हैं उसमें क्या चेंज है। लोग पहले खेतों में ज़्यादा काम करते थे तो वो सीरियल फूड खाते थे, धान चावल गेहूँ खाते थे, ठीक है। अब लोग जो ज़्यादा मेंटल काम कर रहे हैं, फिजिकल काम कम कर रहे हैं, तो वो लोग प्रोटीन मटेरियल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं। तो इस तरह का ट्रेंड चेंज हुआ है। फूड सिक्योरिटी और ग्रोइंग पॉपुलेशन विजन 2020, ये अब 2020 तो क्रॉस भी कर चुका, सिलेबस में अभी भी 2020 है, बट इट शुड बी द 2050 कि 2050 तक जो क्या हम अपने लोगों को फूड इंश्योर कर पाएंगे, क्या हर आदमी को सही दाम पे सही मात्रा में खाना मिल पाएगा, उसी को ही हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। तो क्या हम इस लेवल की साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, क्या हम प्रोड्यूस कर पाएंगे जो बढ़ रही आबादी को खाना दे पाएं, इस पहलू पे बात करेंगे। रिसेंट के सालों में देखा गया है कि किस तरह से अनाज सरप्लस होते जा रहा है। इसके कारण क्या है, अच्छे अच्छे वैरायटी डेवलप कर लिए, एडवांसमेंट आ गया तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारा कंजम्पशन से भी ज़्यादा हो रहा है, तो सरप्लस हो रहा है, हम दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं, हम अब सरप्लस कंट्री हो गए हैं। फूड पॉलिसी कि फूड को लेके नेशनल लेवल की अपनी कुछ पॉलिसी है, इंटरनेशनल लेवल में पॉलिसी WTO का कहीं कंट्राडिक्ट होता है। सब्सिडी को लेकर के कंसर्न हमेशा बना रहता है, वो कुछ और कहता है, हम कुछ और करते हैं, हम अपनी जनता को देखते हैं और वो इंटरनेशनल तरीके से बात करते हैं।
फिर आता है कांस्टेंट की बाधाओं के बारे में कि देखिए कि हम अनाज उत्पादन कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर जगह में कहीं ना कोई बाधाएं हैं, कांस्टेंट है, जिससे हमारी प्रोडक्शन क्षमता लिमिट है। टेक्निकल कंसर्न, सोशल कंसर्न, हम ये उगाएंगे नहीं उगाएंगे, ये हमारे पास पैसा नहीं है। प्रोक्योरमेंट यानी खरीद में कि किसान से प्रॉपरली खरीद नहीं पा रहे हैं, पूरे अनाज तो खरीद ही नहीं पाते, न सरकार खरीद पाती है न कोई दूसरा जो कि हम कह सके कि वो सही दाम पे बेच दिए और वो कोई खरीद लिया। डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ तक वो जाना चाहिए, जिस आदमी तक वो अनाज जाना चाहिए, वहाँ जाते जाते आधा सड़ जाता है। यदि आप जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली संसार की सबसे बड़ी संस्था है वो है भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये सिस्टम में ही बहुत बड़ा झोल है। इसको भी कैसे करेक्शन करना है, क्योंकि बहुत जगह में कई तरह के कॉन्स्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहा अनाजों का। फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा कितना एक्सपेंडिचर करते हैं भारत के लोग खाने पीने में, ये कंसर्न समझेंगे। फिर गरीबी को देखेंगे कि गरीबी घटा या बढ़ा है, किस तरह की गरीबी हो रहा है, क्या अभी भी खाना पीना की प्रॉब्लम है गरीबी में या न्यूट्रिशनल सिस्टम से। पीडीएस, भारत में अनाज वितरण करने के लिए जो स्ट्रांग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका क्या रोल है गरीबी दूर करने में और क्या स्टेटस है आज के टाइम पे। बिलो पुअर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह से काम करता है। फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये बाद में बना था, पीडीएस का ही एडवांस वर्जन है, इसमें कई इंपॉर्टेंट पहलुओं पे फोकस था। फिर ग्लोबल लेवल पे हम फूड पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या समस्याएं आती है कि हम तो सब्सिडी वाले बात करते हैं, चाहे वो राशन की शॉप में देखोगे तो सब्सिडाइज्ड मटेरियल मिलते हैं गरीब लोगों को, तो उससे ग्लोबल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कंट्राडिक्ट करता है। प्रोसेसिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, अनाज होता है, जैसे किसान से अनाज खरीदा जाता है सरकार द्वारा, तो चावल खरीदा तो उसे ग्रेन खरीदा तो उसे अब अनाज में तब्दील होगा, राइस में तब्दील करना होगा, तो ये प्रोसेसिंग के लिए जो मिल होते हैं उनकी क्या स्टेटस है। चावल का तो भाई मिल जाते हैं, लेकिन आप सीरियल का उसका देखो क्या बोलते हैं पल्सेस का, उनके कम है, लिमिट जगह में है। नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस कि किस आदमी को कितना खाना चाहिए, क्या मिल रहा है, क्या कंजप्शन पैटर्न है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोच टू एलिमिनेट द हंगर, जो हंगर है, भूख है, उसको दूर करने के लिए हमारे खाने पीने में और क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस सेक्शन। फिर अंतिम में हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कि इंसान में न्यूट्रिएंट की कमी से किस तरह के डिफिशियंसी आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की कमी होगी तो कुछ माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण, और एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से भी माल न्यूट्रिशन होते हैं। टुगेदर वी से दिस एज ए न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या पेम कहते हैं, कई बार इसे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अब तो रिसेंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, जैसे विटामिन की डिफिशियंसी हो रहा है, ब्लाइंडनेस हो रहा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आप देखते हैं आयरन की कमी, जिंक की कमी इंसान में हो रहा है। हाउ वी कैन करेक्ट, महिला और चिल्ड्रन में यदि विटामिन की कमी या आयरन की कमी हुआ तो उसे कैसे ठीक करें, उनके लिए सरकार किस तरह से एफर्ट कर रहे हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग किया जाता है। फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी की उत्पादन क्या है अनाज का, और क्या ये आज के जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको प्रॉपर अनाज सफिशिएंट दिलाने में सक्षम है क्या, ये हमारा रहेगा डिस्कशन का हिस्सा। और ये सिलेबस है एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 का, हमने कंप्लीट सिलेबस का गो थ्रू किया है इस 1.5 घंटे के डिस्कशन में। यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज का उपयोग कर सकते हो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 का। मैं फिलहाल मैं रिकमेंड करता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन मैं जो कन्वेंशनल यूट्यूबर या कोई लोग दूसरे जो बोलते हैं मैं उस तरह से नहीं, मेरे खुद के कुछ पहलू हैं, समझ हैं, उसके आधार पे
क्योंकि मैंने स्टडी किया है, एनालिसिस किया है क्वेश्चन के, उनके आधार पे कुछ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। वह है कि काफ़ी हद तक कई जगहों में आपको हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ICAR का है, रिलायबल है, ये यूजफुल होता है। इसी तरह से हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर यदि आप पढ़ सकते हैं अपने से, काफ़ी बड़ी बड़ी किताबें हैं, शायद आप बिना समराइज्ड कंटेंट के आप नहीं कर सकते। ये काफ़ी, खुद हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर इतनी बड़ी बड़ी 2 वॉल्यूम आता है 3-4 हज़ार का, और 2,500 का रहता है मोस्ट प्रोबेबली। और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी 1,500 रुपये का है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण किताब है 50 ईयर्स ऑफ क्रॉप साइंस, से काफ़ी पहलुओं का हिस्ट्री पोर्शन बताता है कि अभी तक हम लोग, ये एक्चुअली में फॉर्डर जनरेट करने में मदद करता है कि कैसे हम क्वालिटी आंसर लिखें। नहीं तो सब तो वही BD सिंह या बाकी जैसे साइंस लिखेंगे। देखिए BD सिंह को चलिए आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं क्योंकि पुराने इंडियन आदमी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे कंटेंट से जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग का कंटेंट डेवलप किया है। एग्रीकल्चरिस्ट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चरिस्ट के माइंड में इनके कंटेंट जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का रहता है। हर आदमी जो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है वो इन्हीं से साइंस डेवलप करता है, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का, तो लगभग साइंस अच्छे से चलता है, रिलायबल है, ना केवल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी चीज़ से भी। लेकिन इतनी मोटी किताब है, उसको ऑप्शनल के रूप में टैकल करना कठिन काम है। हिस्से को पढ़ना कितना पढ़ना है, क्योंकि उसी से लोग मास्टर डिग्री करते हैं, उसी को लेके PhD करते हैं, और आपको एक्सपर्ट की तरह जस्ट गो थ्रू करना है। तो हो सकता है कि डायरेक्टली खरीद के पढ़ना ये आपके लिए डाइवर्जन का कारण भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से BD सिंह का प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हॉरिजॉन आता है। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा कि NCERT जो है बायोलॉजी आप प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी फिजियोलॉजी में कई लोग चाहे वो ये एक एफ सन पब्लिकेशन का आता है, पांडेंट सिन्हा का, और अलग अलग रिकमेंड करते हैं, मैं इन पे नहीं जाऊंगा। क्रॉप प्रोटेक्शन बाय ICAR, ये ICAR का एक स्पेशल पब्लिकेशन है, दैट कुड बी द हेल्पफुल। एनुअल रिपोर्ट मैं ज़्यादा यूज करता हूँ, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एनुअल रिपोर्ट बाय फूड एंड कंज्यूमर अफेयर का, क्योंकि फूड मैनेजमेंट का भी एरिया है, डाटा है। सबसे बढ़िया है रिपोर्ट की स्टेटस ऑफ या स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लेटेस्ट पढ़िए, फिर नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का डाटा, अपेडा का डाटा, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ में आपको ऐसा आंसरिंग करना है कि आप एक IAS या सेक्रेटरी की तरह या जैसे कोई पॉलिसी मेकर की तरह आप आंसरिंग कर रहे हैं, देन यू विल गेट द गुड मार्क्स इन द साइंस। हाँ, एक बार IFOS में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप साइंस दे रहे हैं तो हो सकता है मीनिंग हो सके उसमें, लेकिन IAS के जो कैंडिडेट है उनको बेहतर आंसरिंग तभी मिलेगा, बेहतर मार्क्स तभी मिलेगा जब वो आंसर करता है साइंस प्लस एक्सपर्ट एंगल, मतलब उसके डाटा का भी यूज करना है पैरेलली। तो जब तक आप अप टू डेट नहीं होंगे प्रॉपरली तो मुश्किल होता है। और इकोनॉमिक सर्वे का एग्रीकल्चर के कई सेक्शन है, फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, दैट यू कैन गो थ्रू। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के जो लेटेस्ट आते रहते हैं पिछले 5 साल के जो अपडेटेड कंटेंट है इन एरिया में, इन चीज़ों को लेके मैं अपनी नोट से कंपाइल करता हूँ और इनिशिएट करता हूँ। यदि आप अपने से करना चाहते हैं, मैं वो जो कन्वेंशनल सजेशन करते हैं उनको कम फॉलो करता हूँ। लोग, बहुत सारे लोग एंग्राउ के कंटेंट रिकमेंड करते हैं। देखिए, बात आती है कि कंटेंट कहीं से मिले, तो आजकल एग्रीकल्चर के कंटेंट कहीं भी मिल जा रहे हैं। एंग्राउ का नोट्स है, TNU का नोट्स है, वो नो डाउट है अच्छे कंपाइलेशन है, लेकिन डाटा कई बार यदि रॉन्ग होते हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो उनको पढ़ के अपना नोट्स बनाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन डाटा यदि किसी वजह से, क्योंकि वो कोई रिलायबल पब्लिश्ड डाटा ये कंटेंट तो है नहीं, वो इंटरनेट में अवेलेबल हैं, कभी कभी वो फ्री PDF नोट्स हैं, कभी गलती होने का चांस रहता है, खास करके डायग्राम छितर पितर जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। एक लास्ट में मैं 2 मिनट्स और लूँगा, 2-3 मिनट्स जस्ट एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 का स्ट्रेटजी पे डिस्कस करूँगा, केवल कुछ और स्लाइड। ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो, उसका सिलेबस इतना इलेबोरेटिव होता है कि आपको और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, इतना विस्तृत ही दिया रहता है सिलेबस में कि आपको सिलेबस के लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं तो आधा काम चल जाता है। तो सिलेबस का लाइन है
वही आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सिलेबस का आपको लाइन बाय लाइन आपके टंग में बसा होना चाहिए। मैं वर्ड्स यूज करता हूं कि सिलेबस वर्ड्स शुड बी इन द टंग, ये बात आप ध्यान रखना। इसीलिए मैंने पहले आपको पूरा सिलेबस के टर्म में एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया विद इन दिस 1.5 आवर, और फिर और कई बार डिस्कस करूंगा, ताकि कम से कम शब्द है ना वो क्या है एक्चुअल में आपके दिमाग में एग्जैक्ट सेट हो जाए। 4 या 5 बार किसी भी एक शब्दावली को तो मैं खुद उपयोग करूंगा पूरे लेक्चर के दौरान पे। फिर देखिए बिग पार्ट है एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 का, ये जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है। ये आप एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 के बायोलॉजी से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक साइंस है, क्योंकि एनसीईआरटी है वो गवर्नमेंट का है, और जिसको आप जानते हैं यूपीएससी या फिर किसी भी एक पर्सन के लिए ये कंटेंट काफ़ी रिलायबल होते हैं। चैलेंज तो करने का ऑप्शन रहता नहीं है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो थोड़े इग्नोरेंस डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कंटेंट इनके स्टैंडर्ड होते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं आप। जीएस के लिए तो यही सब कुछ होते हैं, बायोलॉजी एनसीईआरटी। तो कैंडिडेट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी का यहाँ से भी जनरेट कर सकता है, इससे उनको मदद मिलेगी बाकी कंटेंट को ग्रहण करने के लिए। क्योंकि ये डाटा यदि आप ये एरिया आप पढ़ते हो तो पूरा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव एरिया पढ़ना है, वो आपको प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके हिसाब से भी यूजफुल होते हैं। क्योंकि बायोलॉजी के कई सारे चैप्टर आप प्रीलिम या जीएस के हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला एरिया, बायोटेक्नोलॉजी वाला एरिया आप एनसीईआरटी से पढ़िए, प्रीलिम का भी काम चल जाता है। उसके बाद है इंजीनियर के लिए एक स्पेशल। इंजीनियर यदि बायोलॉजी एनसीईआरटी को पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो वो न्यूज़ के साइड से इजी ढंग से इजी बुलेट ढंग से बायोलॉजी साइंस एरिया को पढ़ सकते हैं। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी एरिया है, जेनेटिक्स एरिया है, आसानी से कंटेंट निकल जाएंगे यदि उनको वहाँ से देखना है तो। क्योंकि बीडी सिंह का भी कंटेंट है कई बार कॉम्प्लेक्स और ओवर थ्योरेटिकल लगता है। मैं एक चीज़ आपको पढ़ाते समय बताऊंगा कि साइंस का एक ये भी वर्जन होता है लेमैन वर्जन। लेमैन वर्जन का मतलब होता है अनाड़ी भाषा एरिया। मतलब साइंस को हमेशा साइंस की तरह मत पढ़िए, अनाड़ी भाषा में पढ़िए, अनाड़ी ढंग से पढ़िए, क्योंकि समझ में तो आना चाहिए ना। यदि किसी तरह से समझ में पहले आता है तो जो भी आप लिखोगे वो सही ही जाएगा, भले ही वो सेंटेंस सही उपयोग ना कर पाओगे, लेकिन लिखोगे सही, मैसेज सही जाएगा। और ये मेरा कम से कम मैं इतना बहुत सारे स्टूडेंट जो इंजीनियर स्टूडेंट को एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ाने में मैंने इसी टेक्निक का उपयोग किया। मैं गंवारी भाषा में पढ़ाना पसंद करता हूं, क्योंकि वही समझ में अल्टीमेटली आता है स्टूडेंट को, खास करके नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को। तो अब ऐसे समझना इंपॉर्टेंट है, और जितना सिंपल भाषा में आपको इसी साइंस को, इसी सिलेबस को समझते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। फिर जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही है कि न्यूज़ के साइड से वो सेलेक्टिव एरिया को चूज करें हिंदी मीडियम में और कंटेंट बना लें। क्योंकि हमारी स्टूडेंट ने, कई लोगों ने जो हिंदी मीडियम के थे, उन्होंने इस कंटेंट से बहुत बढ़िया कंटेंट डेवलप किया था, नोट्स बनाया था। अब हो सके तो आप डायग्राम, शार्ट नोट या फ्लो चार्ट बनाइए, ये साइंस में यूज होता है और इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक बहुत बड़े अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हैं, उनका मैं अनुभव बताता हूँ एक कैंडिडेट का, कि उनका हैंड राइटिंग बहुत ख़राब था। वो ज़्यादा लिखते थे तो पता चल जाता था कि खराब हैंड राइटिंग है। तो वो मैसेज को पहुँचाने के लिए वो लिखते वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया उन्होंने, वो मैक्सिमम मैसेज कन्वे करते थे फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो जिनका हैंड राइटिंग खराब होता है दे कैन डू इट एंड थ्रू दिस प्रोसेस ये है। और ये पहले से नोट्स बनाते समय में ये डायग्राम फ्लो चार्ट वो बना ले, एग्जाम में हूबहू वो कॉपी करके कर दें। इसके बाद है सीड, पेस्टिसाइड, हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट, फूड मैनेजमेंट से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट रिपोर्ट से वो डाटा अपडेटेड पढ़ें। और मेरा एक करंट अफेयर निकलता है, लेटेस्ट अभी निकलेगा, उसमें से भी आप डाटा देखते हो तो आपको मदद मिल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी तो यही है पेपर 2 को तैयार करने का, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहें।
क्योंकि हाल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हो तो काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं, उसी हद तक यदि आप चलते हो तो आपका वो बन जाएगा, एग्जाम पैटर्न और ट्रेंड भी पता चलेगा। खैर ये वाला जो काम है मैं खुद करवाऊंगा, अगले ही लेक्चर में करवा दूंगा अलग अलग यूनिट के हिसाब से। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, यदि कोई एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्लास करना चाहता है तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, और यदि उसको फीस जो है ज़्यादा वो एफर्ट नहीं कर सकता तो बहुत ही एक तरीका ऐसा रखा गया है कि बहुत ही स्मॉल फीस से भी वो क्लास स्टार्ट कर सकता है। यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर द डिटेल, यू कैन रीड द डिटेल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन डिस्कस।